हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द आर्ट एंड हार्ट। आई एम डॉक्टर पिंकी पुरकायस्थ। जो लोग यूजीसी नेट परफॉर्मिंग आर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इस चैनल में बहुत कुछ है, और जो लोग डांस एंथुसियास्ट है, फोकलोर एंथुसियास्ट है, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, हिस्ट्री से जिसका बहुत ज्यादा लगाव है, कल्चर एंड फोकलोर से जिसका लगाव है, उनके लिए इस चैनल में भरपूर खजाना है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे बहुत 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 सारे वीडियोस आने वाले हैं जो आपको बहुत एंगल से एनरिच करेंगे, एंड आई नो यू पीपल विल फॉल इन लव विद द चैनल। तो जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, नॉट एग्जैक्टली एलिमेंट्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट। एक्चुअली हम लोग आज बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स। बट इंडियन डांस फॉर्म्स मतलब इंडियन डांस फॉर्म्स एक दो तीन चार ऐसे नहीं है। क्लासिकल डांस फॉर्म फिर भी लिमिटेड है, बट फोक डांसेस तो अनलिमिटेड नंबर्स में है। तो अगर आप भारतीय नृत्य धारा को समझना चाहोगे तो सिर्फ एक या दो डांस फॉर्म को देख के आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसको समझने के लिए उसके हर एक एलिमेंट को, हर एक उपादान को जो जुड़ 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 के आज के फेज तक पहुंचा है, उन सारी चीजों को आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो उसी हिसाब से हमें इन डेप्थ एनालिसिस जब करना है इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स का, तब हम उसको कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए जब जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। एंड बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मेल भेजते हैं कि नोट्स चाहिए, प्लीज गो थ्रू द पीपीटी। उसको आप स्क्रीनशॉट लो, फिर कॉपी में नोट कर लो। स्क्रीनशॉट में मत रखो, एक बार मोबाइल का मेमोरी फिल्ड अप हो जाएगा तो फिर डिलीट हो जाएगा सब कुछ। तो मेक ए नोट ऑफ इट, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट सेंड मी स्कैन कॉपीज कि मैम मैंने ये नोट किया है, कुछ छूटा तो नहीं, आई कैन जस्ट सजेस्ट यू। यहाँ पे जो बच्चे रेगुलर हैं दे मेल मी एंड आई जस्ट ट्राई टू रिप्लाई ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। एलिमेंट्स ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स। तो भारतीय जो नृत्य परंपरा है उसका ओरिजिन कब हुआ? जब लोग केव्स में रहा करते थे। केव आर्ट्स जो है वो हमें सजेस्ट करती हैं कि केव में रहने वाले लोग हंटिंग डांस, देन जब केव से लोगों का थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ और इवोल्यूशन ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन हुआ, तो फिर वो लोग केव से शिफ्ट कर गए पेस्टोरलिज्म की तरफ। तो फिर शेफर्ड डांस और पेस्टोरल डांस एग्जिस्टेंस में आया। फिर और थोड़ा सा कल्चरल इवोल्यूशन हुआ तो फिर एग्रियन डांस आया। तो इस तरह से चेंजेस शुरू हुए। अब उनको स्टडी करने के लिए उस समय के डांस को तो आप देख नहीं सकते हैं। अगर आप देखना चाहें, मुझे अगर देखना है कि केवमैन कैसे डांस करता था तो मुझे कैसे समझ में आएगा? तो अब मुझे फॉलो करना पड़ेगा उन केव आर्ट्स को एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। अगर मुझे देखना है कि दैट इज गुप्ता पीरियड में, जो हिस्टोरिकल पीरियड है, उस समय कैसे डांस होता था, तो मैं कहाँ पे फोकस करूं? टेक्स्ट के ऊपर एंड स्कल्पचर्स के ऊपर। ये जो खजुराहो है, ये जो चिदम्बरम टेम्पल है, वहां पे अलग अलग डांस मूवमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें हैं। ये क्या इंडिकेट करती हैं? ये उस समय में जो प्रिवेलेंट डांस फॉर्म्स थे उनको देखने का जरूरी जरिया है। सपोज मैंने डिसाइड किया कि मैं एक फिल्म बनाऊंगी जो मौर्यन डायनेस्टी के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली उसके कैरेक्टर्स को मैं डेवलप करना चाहती हूँ। तो क्या होगा? तो पहले मुझे उन उस डांस, वहां पे लोगों के कपड़े कैसे थे, उनका ड्रेसअप कैसा था, मेकअप कैसा था, लुक्स कैसे थे, उसको मुझे एक्सप्लोर करना है। तो मुझे कहाँ जाना है? कल्चर्स एंड टेक्स्ट, है ना? एग्जैक्टली exactly, उस समय क्या क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एग्जिस्टेंस में थे, क्या क्या डांस फॉर्म्स एग्जिस्टेंस में थे, उन सबको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन मुझे टेक्स्ट की एंड स्कल्पचर्स की मदद लेनी पड़ेगी। तो ये तो हिस्टोरिकल एरा की बात हुई, जहाँ पे प्रॉपर स्कल्पचर्स हैं, टेक्स्ट है। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने काफी डेवलप कर लिया है कि अकॉर्डिंगली डेट्स हमने बहुत सारा कुछ अरेंज कर रखा है। प्री हिस्टोरिक एरा में क्या हो रहा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय या फिर उससे भी पहले
तो अलग अलग सोर्सेस, इथनोलॉजी कभी कभी काम करती है, एंथ्रोपोलॉजी काम करती है, तो बहुत कुछ है, तो अभी हम देखेंगे। बेसिकली एलिमेंट्स ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स जो है वो बेसिकली टू टाइप में डिवाइडेड है, एक तो स्टैटिक एंड एक है डायनेमिक। स्टैटिक जो है वो है अनचेंजेबल एंड इनडायरेक्ट इन नेचर, मतलब जो मैंने पहले कहा कि स्कल्पचर्स में मूवमेंट्स दिए गए हैं, उन मूवमेंट्स को देख के हम समझ सकते हैं ये मुद्रा है, इसके बारे में बात किया था अभिनय दर्पण, ये जो मुद्रा के बारे में बात कर रहा था, नाट्य शास्त्र ये जो मुद्रा के बारे में बात कर रहा था, ये जो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात कर रहा था ये है। बट क्या वो स्कल्पचर्स मूव कर सकते हैं? क्या वो अपने पोस्टर चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सो दे आर अनचेंजेबल, समय के साथ साथ वो अपने मूवमेंट्स को बदल नहीं सकते, तो इसीलिए उसको अनचेंजेबल स्टैटिक माना जाता है। एंड दे आर द इनडायरेक्ट सोर्सेस, मतलब फिर आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, आपको फिर मिलाना पड़ता है, अच्छा ये इस मुद्रा के पोस्चर है, अच्छा ये उस टेक्स्ट के उस श्लोक को डिस्क्राइब कर रहा है जहां पे कैरेक्टर ऐसे खड़ा है। तो इसीलिए अनचेंजेबल है, स्टैटिक है, इनडायरेक्ट है। अब डायनामिक में हम जब जाएंगे, डायनामिक में मतलब मूविंग, फोक डांसेस हैं, क्लासिकल डांसेस हैं, एंड दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मॉडर्न डांस फॉर्म्स है, वो सारे के सारे डायनामिक है, डायरेक्ट है, अवेलेबल है। अगर हम देखें कि डांस के मूवमेंट्स बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं, ये मॉडर्न मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्लासिकल डांस के मूव्स एंड मूवमेंट्स एक्सेट्रा, तो ये डायनामिक है, डायरेक्ट हम देख सकते हैं, हमारे पास ऑडियो है, वीडियो है, एवरीथिंग इज देयर, हम सामने स्टेज परफॉर्मेंसेस देख सकते हैं। तो डायनामिक, डायरेक्ट एंड वेरिएबल, तो बेसिकली हमारे पास कितने कंपोनेंट हुए? दो कंपोनेंट, एक है स्टैटिक एंड दूसरा है डायनामिक। नाउ स्टैटिक एलिमेंट्स ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स, पहला एलिमेंट है एंथ्रोपोलॉजी एंड एथनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी इज द सब्जेक्ट दैट स्टडीज ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स को स्टडी करने का जो एंथ्रोपोलॉजी वो सब्जेक्ट है जो वो स्टडी करती है ह्यूमन बीइंग्स को फ्रॉम ऑल एंगल्स। एंथ्रोपोलॉजी को बेसिकली तीन टाइप में डिवाइड किया जाता है, तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एक प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, एंड तीसरा है सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। तो ये जो तीन पार्ट्स हैं, इनमें से फिजिकल वाला तो बायोलॉजी के बारे में बात करता है, डीएनए के बारे में बात करता है, बहुत सारी मतलब बायोलॉजिकल दैट इज एलिमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज अ बायोलॉजिकल एनिमल, उसके बारे में बात करता है। प्रीहिस्टोरिक आर्कियोलॉजी जो है वो केव आर्ट्स वगैरह में फोकस करती है, तो वहां से बहुत सारे इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं रिगार्डिंग डांस एंड ऑल। देन तीसरा जो है वो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, वहां पे कल्चर का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरह से डांस फॉर्म्स चेंज हुए, म्यूजिकल फॉर्म्स, डांस फॉर्म्स कैसे ओरिजिन हुआ उनका, कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे चेंजेस आए, तो इन सारी चीजों पे फोकस करता है। एथनोलॉजी क्या है? एथनोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें हम अलग अलग कम्युनिटीज को स्टडी करते हैं, उनका कल्चर, उनका फूड हैबिट, उनका बिलीफ, प्रैक्टिस, ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, उनका दैट इज ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस, एवरीथिंग। तो वो है बेसिकली एथनोलॉजी। फोकलोर क्या है? फोकलोर लोक संस्कृति की स्टडी जो है वो बेसिकली फोकलोर है। अब फोकलोर में हम क्या क्या देखते हैं? फोकलोर में सारी चीजों के फोकस किया जाता है, जैसे कि लोक कथाएं, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक परंपरा के जो अलग अलग पेंटिंग्स हैं, इवन जोक्स हैं, रिडल्स हैं, सारी चीजें, इन सारी चीजों को देखा जाता है और उनसे हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है। एथनोलॉजी में तो आपको डायरेक्ट हैंड्स ऑन मिल जाता है कि ये डांस चल रहा है। एंथ्रोपोलॉजी में हम देखते हैं कि कल्चरल इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये डांस फॉर्म्स कैसे आए, कैसे डेवलप हुए। फोकलोर में हमें पता चलता है कि एक कम्युनिटी में जो गाने होते हैं, वो गाने उस समय के क्या बोले, लोगों की मानसिकता, लोगों का एनवायरनमेंट, लोगों के डांस मूवमेंट्स, इवन इन सारी चीजों को दर्शाता है। जैसे कि मनसा मंगल इज ए वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर टेक्स्ट ऑफ बंगाल, जहाँ पे एक कैरेक्टर है बेहुला, वो स्वाग में जाती है डांस करने, और इन दैट प्रोसेस वो
अपना मेकअप कैसे करती है, ड्रेसेस कैसे पहनती है, ज्वेलरीज कैसे पहनती है, वहां के उसके स्टेप्स क्या होते हैं, सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो राइटर है, जो कवि है, या फिर जो ऑथर है, उसने उस समय के नजरिए से उन सारी चीजों को डिस्क्राइब किया है अपने किताब में। तो वो चीज हमें समझने को, उस समय के नृत्य धाराओं को समझने में हमें बहुत मदद करती है। देन आर्कियोलॉजी इज देयर। आर्कियोलॉजी में हम देखते हैं कि पुरानी पुरानी चीजें जो हैं, केव आर्ट, रॉक पेंटिंग्स, ये सारी चीजें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, स्कल्पचर। तो ये सारी चीजें बेसिक एलिमेंट्स हैं। अब हम डिटेल्स में देखेंगे तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम जाया नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, इथनोलॉजी एंड फोकलोर बेस्ड एलिमेंट्स। तो एक तो है, आप देख सकते हैं कि एक मेरा वीडियो है ऑलरेडी लेक्चर्स ऑन परफॉर्मिंग आर्ट सीरीज में, कि किस तरह से कल्चरल इवोल्यूशन हुआ, पेलियोलिथिक टू मेसोलिथिक, मेसोलिथिक टू नियोलिथिक, नियोलिथिक टू चैल्कोलिथिक, देन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन एंड ऑल द सिविलाइजेशंस ऑफ इंडिया। तो वहां पे आप देख सकते हैं किस तरह से कल्चरल इवोल्यूशन हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे इट्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट, ये इंडियन ही मैक्सिमम है कीवर्ड्स, दो एक बाहर के कीवर्ड्स को मैंने पिक किया है टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। तो केव में रहने वाले लोग अपनी जीवन यात्रा को उकेरना चाहते थे, एंड दे चोज वेरी सिंपल आर्ट फॉर्म to explain their dance, their happiness, their sorrow, their that is phallic practices, shamanic dances। तो इन सारी चीजों को वो बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हुए पेंटिंग्स बनाते थे जो केव्स होती थी, केव्स की दीवारों में। तो ये आप देख सकते हैं, ये हेड हंटिंग का, एक्सक्यूज मी, ये हेड हंटिंग का एक रॉक क्रेविंग है। ये तो आप देख सकते हैं, ये है एक फेलिक एक्ट, मतलब किसी देवता के उद्देश्य में शायद किसी एनिमल को बलि चढ़ाना, एंड उसके साथ एसोसिएटेड डांस एंड म्यूजिक, जो आज भी बहुत सारी कम्युनिटी में प्रिवेल करता है। ये है शैमनिक डांस, मतलब एक ओझा टाइप का इंसान बीच में खड़ा है और सब उसके इर्द गिर्द डांस करते हुए टू इवोक सुपरनेचुरल पावर। तो ये तो प्री हिस्ट्री करा की है, और ये आज भी छत्तीसगढ़ में ये आर्ट फॉर्म बहुत प्रोमिनेंट है। आप सबको पता ही होगा इस आर्ट फॉर्म के बारे में। तो आप देख सकते हैं की वर्ड से यहाँ तक आते आते सेंचुरी 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 चली गई, बट इंसान ने अपनी कहानी, अपने नृत्य, अपने संगीत, अपने आर्ट को उकेर के रखा और एक इतिहास बनाए रखा। तो पेलियोलिथिक टू नियोलिथिक पीरियड में क्या हुआ कि हंटिंग डांस पहले आई, देन शेफर्ड एंड पेस्टोरल डांस आई, इमिटेटिव एंड मिमेटिक डांस आई, देन हार्वेस्ट डांस, एग्रियन एंड पीजेंट डांस। तो ये सारे डांस फॉर्म्स आए, और ये कहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या तो एंथ्रोपोलॉजी, या तो इथनोलॉजी एंड फोकलोर बेस्ड एलिमेंट से हमें इन सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। आर्कियोलॉजी बेस्ड एलिमेंट, तो एक तो है पुराने समय की, मैंने जैसे कहा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री मतलब प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री के बीच का समय, जो एंशियंट सिविलाइजेशन थी उनके बारे में पता चलते हुए हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ के जो टेक्स्ट, वहाँ के जो एक्चुअली दैट इज अल्फाबेट्स थे या इंस्क्रिप्शन थे, वो हमें आज तक समझ में नहीं आए हैं प्रॉपरली। तो हम लोग अभी तक उन सभ्यताओं को पूरी तरह से रीड नहीं कर पाए। बट स्टिल देयर आर मेनी रेमनेंट्स, जैसे कि ओल्ड कॉइन्स, सील्स, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रोंज एंड आयरन, दैट इज स्कल्पचर्स, जो हमें बताती है कि उस समय क्या हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्रोंज, सॉरी ब्रोंज नहीं, कॉपर डांसिंग गर्ल फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, शी इज वेरी कॉमन। स्कूल लाइफ से हम इस महिला से परिचित हैं। तो ये इंडिकेट करता है किस तरह से चूड़ियां पहनी जाती थी, कैसे माला पहनी जाती थी, एंड मैनी मोर थिंग्स। तो काफी डिटेलिंग तो है नहीं, बट जितना अवेलेबल है वो हमें उस समय की एक डांसिंग गर्ल को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। ओल्ड कॉइन्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक ओल्ड कॉइन है, इसमें
एक डांसिंग गर्ल है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई बजा रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि उस समय नृत्य किस तरह से होते थे, किस तरह से हेयर टाई किया जाता था, नृत्य के समय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे होते थे। ये एक हड़प्पन सील है। मैंने थ्रू द स्टडी ऑफ फोकलोर्स मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं ये हड़प्पन सील एक्चुअली इंडिकेट करता है कि लॉर्ड मुरुगन, जो कार्तिकेय के साउथ इंडियन स्वरूप माने जाते हैं, तो लॉर्ड मुरुगन अकॉर्डिंग टू देयर बिलीफ कि उन्होंने आफ्टर स्लेइंग अ डेमन ही डांस्ड विद 7 मेडन्स, तो इट माइट रिफ्लेक्ट दैट इंसिडेंट। तो यहाँ पे आप डांसिंग मेडन्स देख सकते हैं। एंड तो ये सारी चीजें आपको इंडिकेट करती हैं कि ये आर्कियोलॉजी बेस्ड एलिमेंट है ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स। देन आता है स्कल्पचर। स्कल्पचर्स बहुत एनरिचिंग सोर्स रहे हैं अबाउट आवर कल्चर, आवर डांस फॉर्म्स, आवर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक क्या बोले, एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक दैट इज क्या बोले कि एक साक्षी है उस समय का ये स्कल्पचर्स। तो ये चिदम्बरम टेम्पल के मूर्तियां हैं, लिंगराज टेम्पल के मूर्तियां, जगन्नाथ टेम्पल की मूर्ति, कोणार्क सन टेम्पल की मूर्तियां, तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती है हमें। चिदम्बरम टेम्पल को तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस इसलिए दिया जाता है कि भारतीय प्राचीन जो नृत्य कला की कृतियां थी, प्राचीन नृत्य कला जो थी, जो उस समय डेवलप थी, उसके सारे मूवमेंट्स को दीवार पे उकेर दिया गया इन द फॉर्म ऑफ स्कल्पचर। आज भी हमें अगर बहुत सारी चीजें समझनी होती है, वी कैन जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्कल्पचर्स एंड कैन अंडरस्टैंड कि ये ऐसे हो रहा था। तो इसीलिए देखिए कि ये स्टैटिक एलिमेंट है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स पेंटिंग। पेंटिंग में, अब पेंटिंग में भी बहुत एक खासियत है। देखिए, अलग अलग दौर पे अलग अलग टाइप के कपड़े, वेशभूषाएं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस मूवमेंट्स, ये सारी चीजें प्रचलित होती हैं। तो जब आप पेंटिंग्स बनाते हैं, आप जिस कल्चर से हैं या फिर जिस कल्चर का पेंटिंग बना रहे हैं, आपको आपके दिमाग में आपके जो कैरेक्टर्स हैं वो उसी हिसाब से हो। तो जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल मेघराग इन राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग, इसमें आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है। मेघराग मेघ मल्हार का ही स्वरूप है, मेघराग मेघ मल्हार को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बारिश हो रही है, राधा कृष्ण नृत्य करते हुए, सखियां मृदंग बजा रही हैं, और अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की उनके साथ हैं। तो मंजीरे हैं और बहुत सारे शहनाई जैसा कुछ आपको दिख रहा होगा। एंड उनकी पोशाक देखिए, उनके मूवमेंट्स देखिए, वो राजपूती बिहेवियर को इंडिकेट करता है, राजपूती इंस्ट्रूमेंट्स को इंडिकेट करता है। एंड आपको अपने आप में उस समय का म्यूजिक, डांस, परफॉर्मेंस के बारे में एक कहानी आपको मिल जाती है कि हाँ, ये ऐसा हो रहा था उस समय। अब मुगल पेंटिंग में आप देख सकते हैं, दो लेडीज डांस कर रही हैं एंड एक व्यक्ति जो है वो डफली जैसा कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। तो राजपूत वाले में जहां पे आपको ताल यानी मीटर के लिए आपको दिख रहा है मृदंग, यहाँ पे डफली में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इंडिकेट करता है कि अकॉर्डिंग टू कल्चर कैसे, कल्चर एंड समय, टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एक ही कल्चर में समय के साथ साथ क्लोथिंग्स एंड एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड। मेरे घर में 3 पिक्चर्स हैं, एक मेरे मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडमदर की, एक ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की, एंड देन मेरे पेरेंट्स। बहुत सुंदर तरीके से वो दिखने को मिलता है कि किस तरह से मेरे ग्रेट ग्रैंडमदर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर के बीच में चेयर्स का डिफरेंस ना था एंड दे वर वेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथिंग्स। उसमें जो लोग बंगाली साड़ी जो है, बंगाली साड़ी का भी पुराना टाइप है, तब ब्लाउज एक्सिस्टेंस में नहीं था। एंड
एंड 2 बार ऐसे चक्कर लगा के साड़ी पहना जाता था। देन एट द टाइम ऑफ माय ग्रैंडमदर ये 2 बार वाला चक्कर चला गया, ब्लाउज एग्जिस्टेंस में आ गया, ये जो हम बंगाली साड़ी कहते हैं वो एग्जिस्टेंस में आ गया, प्रॉपर इन प्रॉपर सेंस वो पहन रही थी, एंड दोनों में डिस्टेंस भी थोड़ा कम हो गया। देन मेरे पेरेंट्स का टाइम आया तो दे वर वेयरिंग इन द मॉडर्न साड़ी, माय मॉम वाज वेयरिंग, पापा वाज वेयरिंग शर्ट पैंट, एंड डिस्टेंस वाज नॉर्मल, बिकॉज ये जो समय का जो पहिया है वो सेम कल्चर में ही चेंजेस को इवोक करता है। बट यहाँ पे अलग अलग कल्चर के और अलग अलग समय की बात हो रही है, तो चेंजेस तो आना बहुत ज्यादा लाजमी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स एंड वार केव पेंटिंग्स। तो राग वसंत इन कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग आप देख सकते हैं। पहले हमने देखा था राग मेघ एंड राजपूत पेंटिंग, ये राग वसंत है, स्प्रिंग सीजन, तो अकॉर्डिंगली ब्राइट कलर्ड है पेंटिंग्स। अगर आप देखें कि कृष्ण के ड्रेसेस कॉस्ट्यूम्स वो पहले वाले जो कृष्ण थे उनसे थोड़ा अलग है, मूवमेंट्स अलग हैं, एंड अगेन मृदंग आ गया है। वाक्य पेंटिंग ये भी बहुत प्रोमिनेंट फॉर्म ऑफ आर्ट है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी शायद एक वर्षा ऋतु को ही डिपिक्ट किया जा रहा है, बिकॉज पीकॉक्स एंड एवरीथिंग इज विजिबल देयर। और यहाँ पे भी कृष्ण का कॉस्ट्यूम चेंज हो रहा है, सखियों का कॉस्ट्यूम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल देयर आर मच डिफरेंसेस, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से हमें डांस के मूवमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चलता है, बहुत डिटेलिंग के साथ पता चलता है अलग अलग कल्चर और अलग अलग टाइम के बारे में। आप चलते हैं टुवर्ड्स इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या है? इंस्क्रिप्शंस आज भी आपने देखा होगा कि जब कोई भी सरकारी ब्रिज बनता है, रोड कंस्ट्रक्ट होता है, कोई और दफ्तर बनता है, हॉस्पिटल बनता है, तो क्या होता है, इनोग्रेशन के टाइम पे एक मार्बल के फलक पे लिख दिया जाता है कि इस गवर्नमेंट के टाइम पे इस एमएलए या फिर एमपी फंड के जरिए यहाँ पे ये चीज लाया गया या फिर ये कंस्ट्रक्ट किया गया। तो एग्जैक्टली सेंचुरीज अगो लोग क्या करते थे, राजा लोग स्पेशली अपने बारे में, अपने एक्टिविटीज के बारे में अलग अलग रॉक इंस्क्रिप्शंस में लिख के रखते थे। तो इसका फायदा, सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि रॉक्स विदर होते हुए भी इतना खराब नहीं होते, तो आज भी वो हमें पुराने समय की हिस्टोरिक पीरियड की कहानी सुनाते हैं। तो भाई मुझे तो लगता है कि सबसे हमारा अच्छा मित्र जो है वो रॉक्स ही है, बिकॉज केव आर्ट से लेके आज तक, स्कल्पचर से लेके इंस्क्रिप्शन तक रॉक्स ने हमारा बहुत साथ निभाया है पुराने डांस फॉर्म्स को रिकॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए। तो इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात कर रहे थे, तो देखते हैं हाथी गुम्फा केव इंस्क्रिप्शंस जो उदयगिरी हिल भुवनेश्वर के पास लोकेटेड है। वहां पे देखा जाता है कि प्राकृत एंड ब्राह्मी लिपि में कुछ इंस्क्रिप्शंस बनी हुई हैं, एंड दे टॉक अबाउट द रिच कल्चरल एनवायरनमेंट दैट existed in the age of महामेघवाहन डायनेस्टी। तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है वो अगेन हमें दर्शाता है कि किंग रुद्रदमन के समय जो कि राजा थे वेस्टर्न क्षत्रपा डायनेस्टी के, तब इंडियन कल्चर, इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब कितने हाई लेवल पे था। इसको गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। ये हर एक लाइन आपके लिए नोट है, प्लीज इसको गो थ्रू करें एंड लर्न करें। इन एंशियंट इंडिया द गुप्ता पीरियड जो है उसको गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज वो समय था जहाँ पे हाईएस्ट पीक ऑफ अचीवमेंट में पहुंच गया था भारत, जहाँ पे आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, मैथ, साइंस, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से डेवलप कर रही थी। इन द इलाहाबाद स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ समुद्रगुप्त द वर्ड, एक वर्ड मेंशन किया गया था जिसको जिसका मीनिंग ही होता है कि सिंगिंग एंड डांसिंग वाज वेरी कॉमन एंड नॉर्मल एंड इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस फॉर ऑल। इंडिया में भारतीय परंपरा में एक्चुअली नृत्य परंपरा या फिर म्यूजिक जो है वो सिर्फ एंटरटेन के लिए बिल्कुल नहीं है। दिस इज द वे टू नो अबाउट ओन सेल्फ, अपने आप को जानना, आत्मज्ञान लाभ का एक बहुत बड़ा जरिया है ये म्यूजिक एंड डांस। अलोंग विद दैट डांस एंड म्यूजिक डायरेक्टली उसको एसोसिएट किया गया है स्पिरिचुअलिटी के साथ। अगर आप भगवान की पूजा कर रहे हो तभी आपको म्यूजिक चाहिए इन द फॉर्म ऑफ दैट इज हाइम्स बोलिए या फिर आप भजन बोलिए। तो
वैदिक एरा से शुरू करके आज तक हमें अगर भगवान को बुलाना भी है, ईश्वर को बुलाना भी है, तो म्यूजिक चाहिए। एंड नॉट ओनली इन इंडिया, थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने देखा है कि अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग जरिए से एक म्यूजिक या डांस के माध्यम से हमेशा से ही सुपरनेचुरल पावर को या फिर ऑलमाइटी को बुलाती रही। तो द आयरन पिलर इंस्क्रिप्शंस ऑफ समुद्रगुप्ता also showed the usage of मीटर। मीटर मतलब ताल। ताल का यूसेज समुद्रगुप्त के टाइम पे प्रोमिनेंट था। अब हम कुछ ही दिनों में पढ़ेंगे ताल के बारे में इन डिटेल्स। तो ताल का ओरिजिन कैसे हुआ, इवोल्यूशन हुआ, दैट्स अ लॉन्ग हिस्ट्री। इंडियन जो उत्तर भारतीय ताल परंपरा है, दक्षिण भारतीय ताल परंपरा है, उनमें डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बट इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इतने पुराने समय में भी रॉक इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया जा रहा है कि ताल यूज होता था। अगेन एक इंस्क्रिप्शन है समुद्रगुप्ता की, एंड ये गोल्ड कॉइन के ऊपर है। तो उसमें एक पिक्चर बनाया गया है जहां पे दिखाया गया है किंग वीणा बजा रहा था। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लोक मान्यताओं के अनुसार रामायण के जो रावण थे, रावण वाज आल्सो ए वीणा प्लेयर। और ये वैसे बहुत सारी महाभारत के अर्जुन, ही वाज वेरी गुड डांसर। कृष्ण तो है ही। शिवजी, माँ दुर्गा, शिवजी से तांडव नृत्य की शुरुआत हुई, लास्य धारा की शुरुआत हुई माँ शक्ति से। तो आगे चलते हैं। तो इन द नासिक केव इंस्क्रिप्शन ऑफ वशिष्ठिपुरा वशिष्ठिपुत्रा पुलमावी, तो इसमें मेंशन किया जाता है कि चारण कवियों के बारे में। चारण कवि कौन है? चारण कवि वो फोक पोएट्स हुआ करते थे जो आसपास की घटनाओं को कविताओं एंड म्यूजिक के माध्यम से संजोते थे, और इनको फोक सॉन्ग्स, फोक डांस के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता था। और सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज ये गाने एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये घटनाएं गाने एवं नृत्य के माध्यम से पास ऑन होते थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नासिक में चारण कवियों को सिंगर फ्रॉम द हेवन कहा गया, उतना रिस्पेक्ट दिया गया। अब कुडुमिया मलई इंस्क्रिप्शन जो है, कुडुमिया मलई इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ये साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन है जो बात करता है म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एंड ये पल्लव किंग महेंद्र वर्मा के बारे में बात करता है, जो वीणा प्ले करते हुए हमें इंट्रोड्यूस किए जाते हैं थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। Monsoon stone inscriptions of Kumar Gupta also mentioned about the word किन्नर। तो किन्नर जो है, किन्नर्स were actually that community who used to परफॉर्म डांस एंड म्यूजिक। और आज भी किन्नर कम्युनिटी जो है उनको हर उत्सव अनुष्ठान में बुलाया जाता है। इट इज बिलीव दैट अगर वो किसी भी शुभ कार्य में आए, आशीर्वाद दे, गाना गाए, म्यूजिक परफॉर्म करें, डांस परफॉर्म करें, तो गुड लक का इवोकेशन होता है, गुड एनर्जी का इवोकेशन होता है। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इतने पहले समय में भी एक इंस्क्रिप्शन में किन्नर कम्युनिटी का नाम मेंशन किया गया, एंड दैट आल्सो वेरी रेस्पेक्टफुली। चोला एम्पायर सपोर्टेड देवदासी सिस्टम। तो according to the inscriptions, 400 devdasis along with their gurus and orchestras were maintained with munificent grant। उनको एनफ ग्रांट दिया जाता था, कहा जाता था उनको, पान सुपारी से शुरू करके एवरीथिंग ग्रांट्स में मेंशन हुआ करते थे।
1 or 2 century ago also in जयपुर घराना हमने देखा है कि किस तरह से एक फंडिंग एक काइंड ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता था जयपुर के राजा के द्वारा आर्टिस्ट को, एंड बहुत रिस्पेक्टफुली उनका प्रेजेंटेशन देखा जाता था। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। हम आगे जब बढ़ेंगे तब देखेंगे। देन टेक्स्ट एंड ऑथर्स, तो हमने बाकी सारे स्टैटिक एलिमेंट्स के बारे में तो बात कर लिया, अब आ गया टेक्स्ट एंड ऑथर्स। तो कौन कौन से टेक्स्ट, हमें नॉर्मली कुछ टेक्स्ट के नाम हमें बहुत ज्यादा जुबानी याद होते हैं, नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, भारतार्णव, संगीत रत्नाकर, संगीत मकरंद। मैं सारे के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी बिकॉज एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि ये कुछ नाम है जो हमें बहुत ज्यादा याद है, बट अगर हम, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, प्लीज उसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर कॉपी में नोट कर लें। नोट इसलिए कर लें क्योंकि स्क्रीनशॉट अगर उड़ गया, मोबाइल जब फिल्ड अप हो जाएगा, स्क्रीनशॉट गायब हो जाएगा, फिर आपके पास कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि अलग अलग टेक्स्ट, जैसे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण, महर्षि कृष्णद्वैपायन व्यास, ये भी डांस के बारे में बात करता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में बात करता है। अभिनव भारती, अभिनव गुप्ता, दशरूपका बाई धनंजय, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। दशरूपका किसने किया है, दशरूपक के बारे में हम डिटेलिंग में भी पढ़ेंगे। देन तो इस तरह से बहुत सारे के सारे जो बुक्स हैं और उनके ऑथर्स के नाम हैं, ये सारे के सारे मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। स्क्रीनशॉट ले लें एंड नोट डाउन कर लें, और ये जुबानी याद होनी चाहिए आपको क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आता ही आता है। इनमें से जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे, बट इनका नाम आपको जुबानी याद हो। तो ये है स्टैटिक एलिमेंट्स। डायनामिक एलिमेंट्स के लिए नेक्स्ट वाला लेक्चर आप जरूर देखें, एंड प्लीज उसको अच्छे से नोट बनाएं, पढ़ें, बिकॉज कुछ ही दिनों में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स भी करेंगे, सॉल्व करेंगे, और फिर हमें थोड़ी धारणा हो जाएगी। बट उससे पहले बाय दिस मंथ और बाय अप्रैल, एक्चुअली हमें बाय अप्रैल, एक्चुअली अप्रैल एंड तक हमें सारी चीजें हमारे दिमाग में भर लेनी है, बिकॉज अगर हम मई के महीने में बस कंटिन्यूअसली एमसीक्यूज करते रहें तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो इसके साथ आज का वीडियो खत्म। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मैं फिर से कहती हूँ, जो लोग यूजीसी नेट कर रहे हैं उनके लिए ये चैनल बहुत ज्यादा लाभकारी है, एंड जो लोग इवन यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, इंडियन कल्चर पार्ट जो है उसके लिए आपको बहुत काम आएगा। अलॉन्ग विद डांस के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, डांस टीचर के एग्जाम होते हैं, देन विशारद, निपुण, ये सारे एग्जाम्स के लिए भी थ्योरी चाहिए होती है। तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड अपने आप को और एनहेंस कीजिए, एंड प्लीज सपोर्ट दिस चैनल। थैंक यू, बाय।